नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, नए हफ्ते की शुरुआत। और भारतीय बाजारों में आज अगर आप गौर करिएगा तो फिर से एक सीमित दायरे में ट्रेड 24,800 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 29 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा फ्लैटिश टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर्स में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो HDFC, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं, विप्रो जैसे काउंटर्स और रिलायंस की तरफ से भी भागीदारी साफ तौर से देखने को मिली है। ये है आपके लिए अब तक की स्थिति। लूजिंग एंड पर ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स हैं। नंबर से निराश होकर यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। टाटा कंज्यूमर बड़ा लूजर है, बड़ा एक्सीडेंट है आज का। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब ऑफिशियली वो रिजल्ट सीजन का आगाज हो चुका है। कई सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स पर भी अपनी रिएक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज रांदर, ओम मेहरा और साथ ही साथ मधु बंसल, और उनके बीच मुकाबला होगा। आप तीनों का ही स्वागत है। मैं सीधे ट्रेड्स में उतरूंगी क्योंकि मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मधु, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड इस तरह के माहौल में क्या रहने वाला है? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा वेल कॉर्ड। स्टॉक काफी दिनों से एक ट्रेंडिंग बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो इसमें 32% का CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों का। FII DII का एक्सपोजर भी अच्छा है इस स्टॉक में, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पिछले 1 महीने में भी निफ्टी से 7% का आउट परफॉर्मेंस हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। टारगेट में इसका 780 का रखना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 695। ये तो 780 का टारगेट, 695 का स्टॉप लॉस। वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात हो रही है जहां पर एक बाय कॉल दिया गया है। पंकज, गुड मॉर्निंग, आपका ओपनिंग ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता जी, पहला ट्रेड रहेगा विप्रो के ऊपर। ये इस तरीके के माहौल के अंदर अभी सिर्फ IT1 जो है ये काउंटर थोड़ा सेवियर लग रहा है। और विप्रो के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है। तो अभी स्टॉक एक रिट्रेस वैल्यू के ऊपर वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 555 556 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 530 एंड टारगेट रहेगा 610। तो 10 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं मौका विप्रो में तेजी का बन रहा है, खरीद के चले। ओम, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे गिरते मार्केट में मैं थोड़ा डिफेंसिव बेट में जाना चाहूंगा। यहाँ पे फार्मा सेक्टर का है, यहाँ पे औरो फार्मा 1490 का भाव यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 1470 और टारगेट रहेगा यहाँ पे 1545। 1545 के लिए आप कह रहे हैं एक मौका। और बिंदु फार्मा की बात हो रही है, लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। और फार्मा 1545 के लिए एक मौका तेजी का, और 1470 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। स्टॉक करीब करीब 17 से 18 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओम, लगे हाथ दूसरा ट्रेड। मैं यहाँ पे दूसरे हेवीवेट के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे आइशर मोटर, यहाँ पे भाव चल रहा है 4841। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 4700 और टारगेट रहेगा 5050। 5050 का टारगेट और 4700, 4700 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आइशर मोटर्स पर एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पर आ रहा है। पंकज, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा दूसरा वाला। टायर्स के ऊपर निगाह अटकी हुई है। जेके टायर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर ये 200 डेमा के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत सुपर लग रही है। 407 408 की रेंज में इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 390, टारगेट रहेगा 460। ओके, तो 406 के लिए जेके टायर में, 416 के लिए एक मौका यहाँ पर। 416 की 460? 460 मैम, 460, सॉरी मैंने वो 16 सुना। 460 के लिए एक मौका तेजी का बनता हुआ, और 390 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मधु, आप क्या जोड़ेंगी अब? जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा श्री सीमेंट्स में। चार्ट पर देखेंगे तो ये अमेजिंग बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। 24,000 23,700 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कई टाइम से इसने इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिलनी चाहिए। टारगेट 26,700 और स्टॉप लॉस 23,500 का मैं लेकर के चलना चाहूँ। ये फिलहाल आपके लिए श्री सीमेंट में एक अपॉर्चुनिटी। सॉरी मधु, अगर आप दोहरा सके टारगेट्स, आपकी आवाज ठीक से पहुंची नहीं। जी, टारगेट 26,700, स्टॉप लॉस 23,500।
23,500 का स्टॉप लॉस, 26,700 का टारगेट रहेगा। यह है श्री सीमेंट पर एक ट्रेड, बाय साइड का ट्रेड आ रहा है। चले तो दो ट्रेड्स हो चुके हैं, तीसरा भी ट्रेड फटाफट से लगे हाथ ले लेते हैं। बताइए क्या जोड़ रहे हैं? जी, यहाँ पे मैक्स हेल्थ यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे मूविंग एवरेज 30 और 20 के ऊपर से भाव निकलता हुआ आ रहा है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे भाव चल रहा है 951 का। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 930 और टारगेट रहेगा 990। 90 के लिए एक मौका, ठीक है, और 930 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज, आपका ट्रेड? हर्षा जी, मैं थोड़ा पोजीशन हेज करना चाहूंगा। यहाँ पे सन फार्मा को मैं सेल करने की सलाह दूंगा। मैं कैश के रेट्स दे रहा हूँ सन फार्मा में 1894 की रेंज में। सन फार्मा एक सेल का बेट बनता है यहाँ पे। हालांकि जैसे मॉर्निंग से हम लोग देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली एक ड्रैगिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस काफी छोटा होना चाहिए। 1920 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें ट्रेड लेना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 1820। टारगेट शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 1920 स्टॉप लॉस। मधु, आपका तीसरा ट्रेड? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा HDFC लाइफ में। मैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के थोड़ी पॉजिटिव हूँ इस मोमेंट पे। HDFC लाइफ अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 752 पे। मेरा टारगेट रहेगा 820 का विद द स्टॉप लॉस ऑफ 730। तो 820 के टारगेट के लिए तेजी HDFC लाइफ में। थोड़ी सी पोजीशन हेज हुई है, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, लेकिन बाकी सभी जो ट्रेड्स हैं वो तेजी वाले ही हैं। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। आपके ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस हम मैप करेंगे और वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करेंगे। चलिए, इस बीच फोकस अब ब्रॉडर पिक्चर पर। कंसिडरिंग दिवाली ज़्यादा दूर है नहीं, तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक किस तरह के रिटर्न्स भारतीय बाजार आपको कमा कर देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी तरह के सवाल के जवाब के लिए हम कई सारे दिग्गजों से रूबरू हो रहे हैं। ये दिवाली कितनी समृद्धि वाली रहने वाली है, इसी पर अनुज बात कर रहे हैं आज इनाम के मनीष चोखानी से। Incredible. देश में दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, बाजार भी दिवाली की तैयारियों में जुट गया है। आपके मन में भी यही सवाल होगा कि अगले संवत में कमाई के लिए कहां फोकस करना है। यूएस में चुनाव, मिडिल ईस्ट संकट, चाइना का स्टिमुलस, FIS की बिकवाली और अर्निंग सीजन के थोड़े से प्रेशर, इन सब के बीच में कहां आपको ध्यान देना है। इन सब सवालों को सुलझाने के लिए और आपकी दिवाली को रोशन बनाने के लिए हम एक खास शो लेकर आए हैं। दिवाली पर कमाई की थीम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी जुड़े हैं। मनीष जी एक मैक्रो पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं, एक एस स्टॉक पिकर भी हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिन पर अगर आप जाएंगे तो बहुत शानदार मनीष जी सिंगर भी हैं और शायद जितने अच्छे वो स्टॉक पिकर हैं उससे ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। मनीष जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला संवत तो बहुत ही अच्छा गया सबके लिए। आई होप आने वाला भी साल हमें ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ दे। ओके, ये संवत अभी शुरू होगा खैर अगले शुक्रवार से, लेकिन इससे पहले क्या थोड़ा मार्केट कुछ रिस्क फैक्टर्स बता रहा है? इस बार के जो अर्निंग सीजन आया, जो कमेंट्री आई कंपनीज की स्पेशली कंजम्पशन में, तो जिस तरीके की हमने डिक्लाइन देखी बजाज ऑटो में, हेवल्स में, जिस तरीके के हमने रिएक्शंस देखे, क्या थोड़ा सा एक रियलिटी चेक मिला है मार्केट को? नहीं, एब्सोल्युटली सही कहा। और हम आई थिंक पिछले 6 महीनों से जो मैं और मेरे कॉलीग हैं मार्केट में, जो 25-30 साल से जो है मार्केट में, सब आके ये कॉशन दे रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड में बूम चालू हुआ था, तो जो कंज्यूमर थे वो जो के शेप रिकवरी हम बात करते हैं कि ऊपर में आके हम बड़े घर की ओर आकर्षित हो रहे थे, बड़ी गाड़ियाँ ले रहे थे, होम इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ट्रैवल और टूरिज़्म बहुत हो रहा था, उसमें डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन है। बिकॉज वो एक बार जो अनलॉक ट्रेड जिसे कहते हैं दैट हैज़ प्लेड आउट। जो भारत सरकार के साइड से जो स्टिमुलस पैकेज मिला था बाय वे ऑफ रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आफ्टर ये इलेक्शन रिज़ल्ट आने के बाद वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि थोड़ा सोशल एक्सपेंडिचर की तरफ भी जाए। एंड एक्सपोर्ट साइड में जो दुनिया में स्लो डाउन हुआ है, तो तीनों जो आपके इंजन है to give you earning growth, they have definitely slowed down. And market also
याद रखिए कि कोविड लो से हम 7,000 के इंडेक्स से 25,000 पे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। एंड नॉर्मली ये देखा जा है कि अपने देश में 15% जैसी कंपाउंडिंग होके 5 साल में डबल होते हैं और 10 साल में 4 गुना होते हैं। अब वो ज़्यादा हम लोग ने उसको अपफ्रंट कर लिया, तो सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट की अर्निंग कैचअप होए, एंड जो अनब्राइडल्ड बूम हुआ है अक्रॉस ऑल कंपनीज जिनकी अर्निंग रिपीट नहीं हो पाएगी, आई थिंक देयर इज़ सम रीज़न टू पॉज एंड टेक स्टॉक। एंड डेफिनेटली पोर्टफोलियोज पिछले 3-6 महीने में आपने देखा होगा, मोस्ट इन्वेस्टर्स हैव गॉन टुवर्ड्स डिफेंसिव बिजनेसेस, कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की ओर गए हैं। द वैल्यूएशंस वर नॉट डिफेंसिव बट बिजनेसेस वर, और वहाँ भी जब हिट आना चालू हुआ तब फाइनली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट इज़ अबाउट टेकिंग एसिमेट्रिकल बेट, कि रुपए का माल 8 आने में मिले तो ठीक है, आजकल रुपए का माल 2 रुपए में मिल रहा है। सो हर साल कमाई का नहीं होता है, कोई साल डाइजेस्ट करके बैठने का भी होता है। सो शायद ये ऐसा साल हो। इशू क्या हो गया, मार्केट को आदत क्या लगी थी, रुपए का 2 रुपए मिल रहा था, 2 रुपए का 1.5 हो जाता था, 1.5 पे ले लेते थे। करेक्ट। तो अभी 2 का 1.5 तो हो गया, तो अभी भी लेकिन लेना नहीं है, अभी वेट करना है। आई थिंक सी 2 चीज़ होते हैं, यहाँ तो आपका टाइम होराइजन इतना लंबा है, जैसे आई स्पोक इन द पास्ट की इन्फोसिस जैसी कंपनी 2000 में जब टॉप बनाई थी तो 45 बिलियन डॉलर की टॉप बनी थी, और ये आज करीब 90 बिलियन डॉलर पे है। तो अगर रुपी का डिवैल्यूएशन भी लें तो 4 गुना हुआ 20-24 सालों में। इंडेक्स इस दौरान में उस टॉप से ऑलमोस्ट 15 गुना हो गया, 14-15 गुना हो गया। तो जस्ट बाइंग द बेस्ट कंपनी एट द रॉन्ग प्राइस विल नॉट गिव यू अ रिटर्न, और वो काफ़ी कंपनियों के साथ आज मिस प्राइसिंग चल रही है। सो आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है और किस पीरियड में है। अगर मैं अपना होराइजन लंबा कर दूं तो मे बी सम ऑफ द कंपनीज दैट, हम लोग भी 100% कैश तो जाते नहीं हैं, बट सम कंपनीज में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम सब 15%। डबल डिजिट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं आ रहा है। सो जब तक वो एक्सेलरेशन वापस नहीं आएगा आपको शांति रखनी पड़ेगी। ये जो एनालॉजी आपने यूज़ की इन्फोसिस वाली, वो क्या 10 साल बाद हम HDFC बैंक को लेके भी यही कह रहे होंगे? सो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि 2010 से 20 के बीच में जो क्वालिटी में एक्सपेंशन हुआ था मल्टीपल्स का, तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस इन फाइनेंशियल्स, और नेस्ले या पेज इंडस्ट्रीज़, और ये सब अगर आप देखें, जब ये बुल मार्केट चालू हुआ, पिछले बुल मार्केट के लीडरों ने इस मार्केट में रिपीट नहीं किया। एंड ये बुल मार्केट चालू हुआ PSU से, एंड PSU बैंक्स, तो जो इवन अदर देन PSU बैंक हम डिस्कार्ड करते थे, ICICI बैंक को या एक्सिस बैंक को, SBI को, कनारा बैंक को एंड सो ऑन, दे शोड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, जबकि कोटक एंड बजाज फाइनेंस एंड HDFC हैव एक्चुअली गॉन नोवेयर। सेम थिंग मुझे याद है, मेरे पास प्री कोविड नेस्ले करीब 16,000 में मैंने बेचा था, इट्स 50% अप, मार्केट इज 3.5 times। सो अंडर परफॉर्मेंस हैज़ कम इन क्वालिटी एंड फुल बुल मार्केट हैज़ बीन इन सिक्लिकल्स। सो इंडस्ट्रियल जो पुराने बुल मार्केट था 2008 का, जिसमें हमने सबको डिस्कार्ड कर दिया था, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, दे हैव लेट दिस बुल मार्केट। और अब उनकी वैल्यूएशन ऐसे हो गई कि ताज्जुब होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा। सो एक बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है और एक मार्केट का परफॉर्मेंस होता है, और जब मार्केट एक्सेस डिस्काउंट करता है तो थोड़े पीरियड को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब कमिंग बैक टू द HDFC ऑफ द वर्ल्ड की इतना हेटेड स्टॉक हो गया है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले साइकिल में नाउ दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन। ओके, दीज बैंक स्टार्ट लीडिंग अगेन, बिल्कुल। अच्छा, एक सिंस आपने के शेप रिकवरी की बात की थी, क्या मार्केट में के टॉप का रिस्क है? कल मतलब आप देखिए, Hyundai का तो IPO आ गया, लिस्टिंग भी हो रही है, कह रहे हैं कि 1-2 और बड़े कोरियन IPOs भी आएंगे, तो क्या वहाँ से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लग रहा है? पिछले 6 महीने में अगर मैं गिनूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $30 बिलियन का सप्लाई आया है मार्केट में, और उस 30 बिलियन में 15 बिलियन हैज़ कम फ्रॉम कंपनीज विच आर रेजिंग टू ग्रो, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड 15 बिलियन हैज़ कम फ्रॉम प्रमोटर सेल एंड प्राइवेट इक्विटी सेल, जो कि उनके जेब में पैसा वापस जाता है, और शायद घूम के थोड़ा बहुत बाजार में आता है वापस, बट इट डजंट क्रिएट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एंड उस लाइट में अगर आप देखें, हर देश का हर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, USA से चालू करें तो वर्लपूल एंड GE ने आके अपने शेयर बेचे, UK को देखें तो BAT ने आके अपना, और वोडाफोन ने आके अपना शेयर बेचा, जापान में देखें तो एटलीस्ट सुमिटोमो मुझे याद है जिसने आके मदरसन बेचा, सिंगापुर से भी सिंगटेल ने आके भारती टेलीकॉम बेचा, तो कोरियन क्यों पीछे रह जाए, तो वो भी आ गए। और हमारे प्रमोटर भी जो इंडियन है,
टाटा सन्स ने भी TCS बेचा, अनिल अग्रवाल ने आपके वेदांता बेचा। तो आई डोंट वांट टू गो आफ्टर द होल लिस्ट, बट जो मैं कहता हूँ नॉलेजेबल इन्वेस्टर है वो आके शेयर बेच रहा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो खरीदते जा रहा है। और इसमें मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य याद आता है मार्क फेबर का। वो बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द बुल मार्केट में द प्रमोटर हैज़ द विजन एंड द इन्वेस्टर हैज़ द मनी, बाय द एंड ऑफ द बुल मार्केट द प्रमोटर हैज़ द मनी एंड द इन्वेस्टर हैज़ द विजन। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, लेकिन मनीष जी, सिंस आपने वर्लपूल का एग्जांपल लिया था, वर्लपूल के प्रमोटर ने माल बेचा, उसके बाद वो CNBC US में बैठे थे, वो उनसे पूछा कि क्यों बेचा, उन्होंने कहा कि हमारा स्टॉक बहुत महंगा था। वो वहाँ से डबल हो गया स्टॉक। और मतलब जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे के सारे स्टॉक उसके बाद भी चले। पॉलीकैब के प्रमोटर्स ने बेचा, वहाँ से वो स्टॉक चला। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या ये बुल मार्केट की पावर बता रहा है, और क्या एक तरीके से मार्केट में एक रिस्क है कि एक मेल्टअप जैसा फेज, कि अगले 2-3 सालों में एक एकदम मेल्टअप आ जाए, जितना भी गेंस है, ये आई थिंक आपका पहले वेल डॉक्यूमेंटेड व्यू रहा भी है कि पूरा फ्रंट लोडेड हो जाए। राइट, आई थिंक सो। कि मैंने पहले भी कहा आपके अर्लियर इंटरव्यूज़ में कि हर दशक में जब से US ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया, वो एक्सेस मनी जो प्रिंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं जाके उछलती है। तो 60s में जो निफ्टी 50 स्टॉक हुए थे अमेरिका में, वॉल्ट डिज्नी, कोडैक और ये सब, 70s में आके उसने ऑयल मार्केट में जब बूम हुआ था तो गोल्ड एंड सिल्वर का टॉप बना था। 80s में ये इमर्जिंग मार्केट्स में आया, उस टाइम इमर्जिंग मार्केट वाज जापान एंड ताइवान, और वहाँ पे टॉप बना। 40 साल तक रहा। 90s में नैस्डैक का टॉप बना जो 2000 में जाके पीक हुआ। 2000 से 2010 में ब्रिक्स कमोडिटीज़, माने चाइना एंड कमोडिटीज़ वाज द थीम ऑफ दैट डेकेड। 2010 से 2020 वाज टेक एंड फैंग, जिसको इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है विद मनी प्रिंटिंग आफ्टर कोविड। ये दशक इज़ द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़, और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम। तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज द दिवाली फॉर द वाइफ टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है, और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं। तो आई थिंक देयर इज बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट्स एंड लाइक आई सेड कमोडिटीज एंड प्रेशियस मिनरल्स। ओके, आपने एक चीज़ कही थी कि इन्वेस्टर्स मस्ट बाय वेयर अर्निंग्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ROE इज लेस देन मल्टीपल बीइंग पेड। करेक्ट। तो हमारे जो व्यूअर्स उनको समझाता हूँ, बेसिकली अच्छी कंपनियाँ ठीक भाव पे खरीदनी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं क्या इस समय मार्केट? सी, गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि इतना वाइड हो गया ये बेस कि आज भी आई लव गिविंग द स्टैटिस्टिक कि 130 कंपनी में 75% हिंदुस्तान खत्म हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, कि 11 कंपनी में 25% आ गया। $1.2 ट्रिलियन जैसी मार्केट कैप है 11 कंपनी में। उसकी अगली 30-31 कंपनी में अगला $1.2 ट्रिलियन आ गया। उसके बाद करीब 80-85 कंपनी है जिसमें नेक्स्ट 1.2 ट्रिलियन आया। तो 130-32 कंपनी में 75% हिंदुस्तान ख़त्म हो गया। बट जो टेल है 370 उसके बाद के जो हैं, उसमें इतने कंपनीज बढ़ चुके हैं, एंड ऑल्सो साइज़ जो हो गई है अभी, कि छोटी कंपनी आज हम लोग स्मॉल कैप को गिनते हैं $3 बिलियन, 25,000 करोड़ पे तो स्मॉल कैप मानते हैं उसको। सो हर सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी है, और ये रोटेटिंग बुल मार्केट जैसे मैंने कहा कि अगर ये चालू हुआ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ट्रैवल, टूरिज्म, they have all been pulled to an extreme. Like the stock of last year has been, say, Trent and Zomato. Again, fantastic companies, but the prices have been pulled to an extreme कि to see returns in a 10-year perspective is difficult from here, even though they perform very well. तो अगर जो जैसे आप बोरिंग स्टॉक देखते हैं, एक एंड में आपको जैसे HDFC बैंक का आपने जिक्र किया, या नीचे देखें रिन्यूएबल्स की थीम अच्छी चल रही है, या आई एम जस्ट थिंकिंग मैंने भी क्या किया लास्ट, airlines for example still doing well and lot of scope over there, which are not traditionally the best businesses to put money, but like I said, asymmetrical bet कि रुपए का माल 8 आने में मिल रहा है, या इसका चांस है कि मैंने रुपया भरा है पर इसकी अर्निंग 2 हो सकती है, वहाँ पे खाली हमें देखना है। ओके, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो एग्जाम्पल दिए मनीष जी ने, थोड़ा उन्हीं पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ओके, चलिए अब हम ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले रादर कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, उन पर बात करते हैं मनीष जी के साथ। मनीष जी, आपने 2 एग्जांपल लिए, जोमेटो और ट्रेंड। मैं जोमेटो से शुरुआत करता हूँ पहले। जोमेटो का IPO आया, शानदार लिस्टिंग हुई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, 52-55 तक आया, वहाँ एक बॉटम बना, वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए। इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं, और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस? या सो सी, मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में आई डोंट लाइक टू स्पीक, एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी व्हिच आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर, एंड वी हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बट बिकॉज आई गेव यू इन्फोसिस एग्जांपल व्हिच इज आवर डियरेस्ट क्लोजेस्ट टू हार्ट कंपनी, इसकी भी आई गिव इन दैट मैनर दैट आज ये $30 बिलियन रफली मार्केट कैप हो गया है, एंड दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें भी पता है कि यू नो वैल्यूएशन इज़ फैंटास्टिक, इसलिए वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें, एंड tactically also is the right thing to preempt what Swiggy is trying to do. बिल्कुल। What they have built as a business, hats off, fantastic. But अगर आपको $30 बिलियन की कंपनी, यानी कि 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है, एंड लाइक आई सेड आवर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल में एटलीस्ट 4 गुना हो जाए, तो 30 से 120 बिलियन की जर्नी होगी, यानी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। 10 साल में द कंपनी विल बी फेयरली a built out company. Like today we count Infosys was then a growth company, now it's a fairly built out company. Let's say 30 का P हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट $3-4 बिलियन प्रॉफिट कमाना है। आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना, 100-150 मिलियन डॉलर है, तो जो मल्टीपल है इज पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो 3 times ऑफ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द स्टॉक एनुअली, which is very difficult to do. I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet. 50-75 में तो पूरा गांव टूट गया था उसके ऊपर कि इफ़ यू डिवाइड आज कितना 250 का भाव है, एंड इसको आपसे डिवाइड बाय 6, 50 ना को 60 भी कर लो तो भी 4.5 से करीब होगा। 4-5 बिलियन में जब आप ले रहे थे, आप 10 साल में मेरा 10 गुना हो सकता है क्या? 50 बिलियन हो सकता है, चांस है, संभावना है, बट 30 आज ही कर दिया आपने, तो 50 का ऑड्स is not interesting from today's point के हिसाब से थोड़ा so like I said, companies are always great. What the investor has to do is investor's business. कि आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें, then you can't blame Infosys. अगर 16,000 में आपने Infosys ले लिया था 2000 में, you can't blame Infosys for that. कंपनी परफॉर्म्ड, हर साइकिल में देखा गया। उसके पहले 90s के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था, हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था, 12 साल नो परफॉर्मेंस। फिर Infosys and all the others, विप्रो तो खैर 24 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इन द स्टॉक, although they have done well and hats off to what Mr. Prem ji has achieved. But same way 2008 का जो टॉप बना था, like I said, DLF, Reliance, how long it took to come back from that cycle. आज आप बात कर रहे हैं जैसे HDFC, कोटक के बारे में, it takes 10 years to come back from the previous highs and compound. Actually we are interested in compounding. Company does well, इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जरूरी नहीं कि अगर ग्रेट कंपनी हो, ग्रेट स्टॉक भी हो, वो एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रिटेल का भयंकर पैसा आ रहा है मार्केट में। आई थिंक एक ऐसा लग रहा है कि रिटेल डर ही नहीं रहा है इस मार्केट में, कोई करेक्शन है छोटी बड़ी सब में बाइंग आ रही है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर, चाहे वो BSE का स्टॉक हो, चाहे वो HDFC AMC का स्टॉक हो, मोतीलाल हो, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, एंजल उठा के देख लीजिए। क्या ये स्पेस आगे जाकर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकती है? सिद्ध, अगेन आपके ही शो पे आके मैंने मार्केट स्टॉक्स के बारे में शायद 2 साल पहले बात की थी, एंड AMCs were hated because SEBI was clamping down at that time, the way it is happening today with exchanges and derivatives. So when there is fear and uncertainty, that's when you get prices. Today there is no fear and uncertainty about all the market participants, and I am a creature of the market. मार्केट भी सिक्लिकल है, जैसे हमने कहा कि अगर ये मार्केट एक्सेस हो जाता है तो इसमें जब करेक्शन आएगा तो द सेम कंपनीज मे नॉट बी एबल टू डिलीवर इवन द करंट अर्निंग्स, दे मे फॉल बैक बाय 1 or 2 years. तो अगर आप में ये बिजनेस की समझ है और यू वांट टू होल्ड थ्रू द साइकिल, देन इट मेक सेंस, बट आई डोंट थिंक वी कैन एक्सट्रापोलेट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में लोगों ने लॉस देखा ही नहीं है इस मार्केट में। बिल्कुल। तो ऐसा 1 साल 1.5 साल अगर ऐसा आए, एंड आई डोंट विश इट एवर कम्स टू एनीबडी, बट अगर ऐसा है तब ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये तो सिक्लिकल धंधा है। एंड जैसे 2008 की क्राइसिस में सब भाग के पैसा डाल रहे थे SBI डिपॉजिट में और HDFC डिपॉजिट में,
आज उसका एकदम रिवर्स चल रहा है कि सब भाग के जल्दी जल्दी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डालो। तो ये जब साइकिल प्ले आउट होते हैं देन यू गेट रिवर्जन बैक टू मीन, एंड आई डू थिंक कि थोड़ा ओवर स्ट्रेच हैं हम। ओके, थोड़ा सा स्पेस में ओवर स्ट्रेच है। तो मनीष जी, फिर इन सब का बेसिक सार क्या है? अब इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन रखे, ना सिर्फ अगले संवत के लिए बट अगले 4 से 5 साल के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा खैर विजिबिलिटी भी नहीं होती, तो क्या एक व्यू रखा जाए? सी मैंने ये आज की बात नहीं है, 25-30 साल का रिकॉर्ड है कि इंडिया में करीब 13 से 15% अर्निंग कंपाउंड होती है। और जब आप ऑप्टिमिज्म के वातावरण में खरीदते हो, जैसे कि आज है, आज तो खैर ऑप्टिमिज्म से भी ज़्यादा है, नॉर्मली मार्केट 20 के मल्टीपल पे टॉप बनता था एंड 12 के मल्टीपल पे बॉटम बनता था। तो अगर आप 12 के मल्टीपल पे खरीद रहे हो और कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग इज़ 15% प्लस, और वो साइकिल में जब कैचअप होके 20-24% हो गया था जैसे पिछले 3 सालों में हुआ था, तो अब भयंकर रिटर्न आता है। अब एकदम रिवर्स चल रहा है कि 23 के मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड पे खरीद रहे हो एंड अर्निंग ग्रोथ इज सब 10। सो इट इज़ लाइकली टू ईदर हैव लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड और देयर विल बी सम करेक्शन जिसमें आपको एंट्री पॉइंट मिलेंगे। सो एज अ इन्वेस्टर आज से अगर आपको कंपाउंडिंग देखना है, फ्रॉम हियर इफ यू गेट डबल डिजिट आई थिंक यू शुड बी वेरी हैप्पी, इट्स स्टिल बेटर देन व्हाट यू गेट इन द बैंक। बट इफ़ यू आर एन अलर्ट इन्वेस्टर और ये या तो कंसोलिडेशन फेज में कुछ मिल जाए या कोई ना कोई स्टॉक में क्रैक होते ही हैं। जैसे बेस्ट सेक्टर है आज, EMS इज ग्रोइंग 60-70% कंफर्टेबली, वहाँ पे भी एक स्टॉक है जो 40% डाउन है फॉर एग्जांपल। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त 100% मार्केट में रहना है, यू मे गेट अ चांस टू स्विच फ्रॉम A to B in a sector which you know and understand better than somebody else at a price which is defensible, because हमारे हाथ में इन्वेस्टर के पास एक ही वेपन है, एंट्री पॉइंट। बाकी तो सारा मार्केट डिक्टेट करता है और मैनेजमेंट डिक्टेट करता है। तो एंट्री पॉइंट पे अगर आप जिद पे नहीं अड़े रहेंगे, आई थिंक यू पे अ कॉस्टली लेसन देन। ठीक है, एक आखिरी सवाल, स्टॉक्स में चलो क्रैक आ गया नहीं आया अलग बात है, मार्केट स्पेसिफिक अगर क्रैक आना है, मतलब जैसे हमने 2008 से पहले वाली बुल मार्केट में 3-4-30% करेक्शन प्लस देखी थी, इस बार तो 6% पे लोग घबरा जाते हैं, तो उसके लिए क्या फैक्टर होगा, क्या ऐसी चीज़ आएगी जिससे मार्केट क्रैक करेगा? सी whatever we know normally is never the reason, but there are 5 things I think about. Okay. Number 1, दुनिया में डेट बबल बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर है, and that is what is giving rise to the rise of gold and Bitcoin and silver and uranium and all. So it is a anti-dollar which is still better than UK pound or British yen and euro and all. The debt problem someday is going to blow and it's a big problem. दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है कहाँ से आके हिट करता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी ओवरनाइट आप सोचते थे कि ये मारुति 65% मार्केट शेयर है, जैसे चाइना में देखा गया 60% मार्केट EV पे चली गई है। सो टेक डिस्ट्रप्शन अफेक्ट्स एवरीबडी, आवर फेवरेट IT सेक्टर, आवर फेवरेट फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एवरी सेक्टर, इट्स हैपेंड इन आवर मीडिया सेक्टर फॉर एग्जांपल। सो नंबर 2 इज टेक डिस्ट्रप्शन। थर्ड इज जियोपॉलिटिक्स, अनप्रिडिक्टेबल है और ये न्यू गेम चल रहा है टू पॉस्चर। अब कहाँ पे वॉर छिड़ जाए, कहाँ पे क्या उसका रिएक्शन हो जाए, उस पर रेड सी में शिपिंग नहीं जा रही है, तेल नहीं पहुंच रहा है, क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स इज 3। नंबर 4 इज द इंटरनल पॉलिटिक्स इज बिकमिंग सो डिविजिव इन एवरी कंट्री। बिल्कुल, कि एकदम एक्सट्रीमिज्म पे आ गया है। यूरोप में वॉर है इंटरनली, अमेरिका में वॉर चल रहा है इंटरनली, इसके क्या रेपरकशन और क्या आउटकम हो, बीच में कुछ नहीं है। सो मॉडरेशन इन द वर्ल्ड जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले 40 साल में, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वन वर्ल्ड वन इकोनॉमी, वो ब्रेक डाउन है, एंड दैट इज इन्फ्लेशनरी, इनहेरेंटली दैट इज इन्फ्लेशनरी, ठीक बात है, एंड दैट्स व्हाट गिव्स राइज टू हार्ड एसेट प्राइसेस अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लाइमेट चेंज, कि आज अपने बेंगलोर डूब गया था और हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे 20% ग्रोथ आएगा, जब आदमी घर में ही सेफ नहीं है, ऑफिस कहाँ से जाके काम करेगा, इवन इफ यू डू वर्क फ्रॉम होम। बॉम्बे में ये हो सकता है, दिल्ली में हो रहा है। सो across this is a problem which has to be solved, but all these are also opportunities. कि climate change sorry is also an opportunity for you. Why we are playing into this whole theme of energy transition, renewables is exactly in that theme. Why you are still confident about technology, defense is कि they will play into this theme. बिल्कुल, करवा चौथ का चांद भी ऐप में देखना पड़ता वो चांद तो दिखाई नहीं देता। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए तो फिर इस खास कवरेज में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।